नमस्कार, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जो 9 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और जो 8 चैप्टर था उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमने नहीं करे हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ हैं जो हमने टॉपिक में पढ़ा था। और जो हमारी स्टोरी वाली वीडियोस थी उनके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे, जैसे कि महिलाओं की भूमिका वाला क्वेश्चन था, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। पंचायत और मुखिया वाला क्वेश्चन था। तो मैंने उन वीडियोस के लास्ट में आपको पूरे पूरे नोट्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी 8 चैप्टर के क्वेश्चन बनाने की। आइए अब 9 चैप्टर है इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। पांडुलिपि हम पढ़ चुके हैं, ऐसी चीज़ जो कि हाथ से लिखी जाए। किताब भी एक पांडुलिपि होती है, ठीक है। और चाहे आप पत्ते पर लिखो, किसी भी चीज़ पर लिखो, अगर आप हाथ से लिख रहे हो ना, कलर से, पेन से, किसी भी चीज़ से, तो वो कहलाएगी पांडुलिपि। तो क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि यानी जो किताबें हैं वो अकबरनामा, बाबरनामा, वो कैसे तैयार की जाती थी, उसका प्रोसेस बताना है। देख लो, कुछ क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और 2-3 बार पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल सिंपल। तो इसमें आगे देखते हैं। मुगल दरबार में पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था, यानी जो पांडुलिपियाँ थी वो जो शाही लाइब्रेरी थी उसमें बनाई जाती थी। किताब खाना एक लिपि घर था, यानी लिखने की जगह थी, जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था, यानी जहां राजा की किताबों को रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। यानी एक लाइब्रेरी की तरह, एक रूम या एक छोटा महल की तरह था। वहां पर ये लोग पांडुलिपियों की यानी किताबों की रचना करते थे, उनको लिखते थे, उनको तैयार करते थे, फिर वहीं उन्हें सजाकर संभाल कर रखते थे, ठीक है। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोग भाग लेते थे। 6 आदमी याद रखने हैं बस आपको। पहला है कागज बनाने वाले, दूसरा है पन्ने तैयार करने वाले, तीसरा है लेखक, चौथा है कोफ्तगार, पांचवा है चित्रकार और छठा है जिल्दसाज। तो पहला लिखा हुआ है इसमें कागज बनाने वाले, दूसरा है पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने वाले। एक आदमी तो कागज बनाएगा पहले, फिर उसके पेजेस बनाए जाएंगे, तो हो गए दोनों ये। तीसरा कौन, उस पर राइटर आएगा अब लिखने वाला, तो सुलेखक का मतलब है राइटर। तो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है पाठ की नकल करने के लिए सुलेखक। नकल का मतलब है उसको उतारने के लिए, उस पर लिखने के लिए, उस पर। तो तीसरा आदमी कौन हुआ, लेखक हुआ। उसके बाद चौथा आदमी आया कोफ्तगार, पृष्ठों को चमकाने के लिए कोफ्तगार। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, तो पेजों की जो साफ़ सफाई करेगा, जैसे राइटर ने लिखा है, हल्की फुल्की इंक विंक इधर उधर हो गई, कुछ अक्षर गलत हो गया, तो उसको क्या करेगा, किसी कलर से या रबड़ से उनको साफ़ करेगा, चमकाएगा, उन पेजेस को अच्छे बनाएगा। तो चमकाने का काम किसका है, कोफ्तगार का। उसके बाद है उस पर फ़ोटो बनेंगे, फिर लिखाई के बाद। तो लिखाई कौन, फ़ोटो कौन बनाएगा, चित्रकार। उसके बाद क्या है, लास्ट में उनको इकट्ठी करके एक किताब की तरह जोड़ के उन पे जिल्द वगैरह चढ़ा देगा। तो अगला आदमी कौन हुआ, जिल्दसाज। तो यही लिखा है 6th पॉइंट में, देखो, पन्नों को इकट्ठा करने, उन्हें अलंकृत आवरण में बांधने के लिए जिल्दसाज, यानी अच्छे से इकट्ठा करके बांधने के लिए कौन है, जिल्दसाज। तो 6 आदमी हो गए, कागज बनाने वाला, पन्ने बनाने वाला, सुलेखक यानी लिखने वाला, कोफ्तगार पेजों को चमकाने वाला, उसके बाद चित्रकार चित्र बनाने वाला, लास्ट में जो इकट्ठी करके बुक को बांध के रखेगा वो हुआ जिल्दसाज, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु तथा बौद्धिक संपदा माना जाता था, यानी जो बुक बन जाती थी उसको एक बहुत ही अच्छी बुक और कीमती माना जाता था। वास्तव में ये आकर्षक पांडुलिपियाँ अपने संरक्षक मुगल बादशाह की शक्ति को दर्शाती थी, यानी ये जो है जो राजा है उसकी पावर को दिखाती थी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता को प्रतिपादित किया होगा। यानी दैनिक कर्म का मतलब है डेली होने वाले काम, विशेष अवसर का मतलब है, विशेष उत्सव का मतलब है स्पेशल जो फंक्शन होंगे या कोई फेस्टिवल वगैरह होगा वो दिन, यानी डेली भी और किसी खास दिन भी जो जो कार्यक्रम होते थे उनकी वजह से राजा की पावर कैसे दिखती थी, ये क्वेश्चन है। किस तरह से बादशाह की सत्ता को प्रतिपादित किया का मतलब है कैसे उसकी पावर दिखती थी। तो अब है इसका आंसर,
मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कार्यों तथा विशेष उत्सवों का मुख्य केंद्र बिंदु बादशाह ही होता था। यानी डेली के कामों में भी और स्पेशल फंक्शंस पे भी जो मेन बिंदु था, जो सेंटर था, मतलब जिसके ऊपर पूरा फोकस होता था, वो बादशाह ही होता था, यानी राजा ही होता था। अतः प्रत्येक कार्य तथा उत्सव बादशाह की शक्ति तथा सत्ता को ही प्रतिपादित करता था। यानी हर काम राजा की शक्ति और उसकी सत्ता को ही दिखाता था। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या काम डेली होते थे जिसकी वजह से राजा की पावर दिखती थी। फर्स्ट है दरबार में अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दरबार में सभी दरबारियों का स्थान बादशाह द्वारा ही निर्धारित होता था, यानी राजा ही फिक्स करता था कौन दरबार में कहाँ बैठेगा। जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी। न ही बादशाह की अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबार के नियमों का उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंडित किया जाता था। क्लियर? यानी कि राजा ही फिक्स करता है कौन कहाँ बैठेगा। अगर एक बार राजा आ गया तो कोई हिल नहीं सकता अपनी जगह से। अगर किसी ने दरबार के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो राजा उसे सजा भी दे सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल। तो पहला पॉइंट क्या बनाओगे? दरबार में अनुशासन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें हमने पूरा बताया था कि दरबार कैसे था, तो वो बड़ी अच्छी स्टोरी की तरह वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप वो वीडियोस जरूर देखें। फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ हमने अच्छे से स्टोरी के रूप में कवर कर रखी हैं। दरबार के बारे में, अभिवादन के बारे में सब कुछ कर रखा है, वही पॉइंट से एज इट इज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दरबार में अनुशासन। क्लियर? अब है सेकंड पॉइंट, अभिवादन के तरीके। अभिवादन का मतलब होता है ग्रीटिंग। जैसे कि आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, आप करते हो नमस्ते। तो वेज ऑफ ग्रीटिंग मतलब अभिवादन के तरीके। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से राजा को अभिवादन करता था ना, उसका लेवल उतना ही ऊंचा माना जाता था। जैसे कि आप स्कूल से एग्जाम्पल ले लो। आप जैसे आप अपने टीचर्स के पैर छूते हो, ऐसे ही क्या आपका प्रिंसिपल आके आपके टीचर के पैर छूता है? नहीं छूता ना। तो यही है लेवल का अंतर कि वो उससे बड़ा है लेवल में, तो अभिवादन के तरीके से पता लग जाता है। वो सिंपल क्या करेंगे, वो जाएंगे आपके टीचर भी अगर प्रिंसिपल से मिलेंगे तो क्या करेंगे? हाय कर लेंगे, नमस्ते कर लेंगे, पैर नहीं छूते ना एक दूसरे के वो। तो ये चीज़ दिखाती है ग्रीटिंग करने यानी एक दूसरे से नमस्ते या अभिवादन करने से भी आदमी का लेवल दिखता है। तो जो आदमी जिस तरीके से राजा से अभिवादन करता था, उसका लेवल उतना ही पता चल जाता था कि ये इतना ऊंचा है, ये इतना ऊंचा है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आप क्या बनाओगे? अभिवादन के तरीके। शासक को किए गए अभिवादन का तरीका व्यक्ति के दर्जे को दर्शाता है। ठीक है, उसके दर्जे का पता चलता है। अधिक झुककर अभिवादन करने वाले व्यक्ति का दर्जा अधिक ऊंचा माना जाता था। यानी जिस आदमी के सामने कोई ज़्यादा झुककर प्रणाम करेगा तो उस आदमी का लेवल उतना ही ऊंचा है। जैसे कि राजा के सामने सभी बिल्कुल झुककर या बिल्कुल जमीन पर गिरकर अभिवादन करते थे, तो राजा का स्थान जो था सबसे ऊंचा था। अभिवादन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। यानी बेस्ट तरीका जो था अभिवादन का वो क्या था? सिजदा। सिजदा का मतलब है बिल्कुल नीचे लेटकर, जमीन पर लेटकर अभिवादन करना। दंडवत लेटने का मतलब है सीधे लेट जाना। तो शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जमी बोसी के तरीके अपनाए गए। पर शाहजहां के टाइम पे कोई 2 नए तरीके इंट्रोड्यूस किए गए, वो है 4 तस्लीम और जमी बोसी। ठीक है। उसके बाद है थर्ड, झरोखा दर्शन। यह प्रथा अकबर ने आरंभ की थी। इसके अनुसार बादशाह अपने दिन का आरंभ सूर्योदय के समय कुछ धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। उसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। यानी राजा सुबह उठा, अपने डेली के काम करे, प्रार्थना वगैरह की, उसके बाद वो आता था एक छज्जे में। उस छज्जे से वो बाहर देखता था, बाहर आम लोग होते थे तो वहाँ पर वो हाथ वगैरह हिलाता था, जिससे कि आम लोगों का कनेक्शन बने राजा के साथ। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान अपने घर से बाहर निकलकर फैंस के लिए हाथ हिलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही राजा भी करता था। और ये शुरुआत की थी अकबर ने। तो इससे भी क्या दिखती है? राजा की पावर दिखती है। ठीक है, सत्ता दिखती है उसकी। यही क्वेश्चन था ना कि वे क्या चीज़ें हैं, क्या दैनिक कर्म हैं जिनसे राजा की सत्ता दिखती है। आई बात समझ में? अब क्यों पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स?
क्योंकि इन सारी चीज़ों में राजा की पावर दिखती है। झरोखे में आने से लोगों के मन में उसकी एक अलग ही छवि बनती है। ठीक है, अब है इसके नीचे लोगों की भीड़ बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रही होती थी। उस झरोखे से नीचे क्या थी? भीड़, लोग खड़े रहते थे। इसे झरोखा दर्शन कहते थे। इसका उद्देश्य शाही सत्ता के प्रति जन विश्वास को बढ़ावा देना था। यानी इसका उद्देश्य था कि लोग जो हैं वो जुड़ जाएं राजा के साथ, जन विश्वास बढ़े। जन मतलब लोग, विश्वास आप सबको पता है, तो लोगों का विश्वास बढ़े राजा के प्रति, इसीलिए ये झरोखा दर्शन किया जाता था। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, विशेष अवसर। ये थे आम अवसर जो डेली वो काम करता था। अब है दरबार भी डेली लगा था, जैसे आपने देखा दरबार भी डेली लगाया। उसके बाद ये झरोखा दर्शन भी डेली करता था। क्वेश्चन क्या था? दैनिक कर्म और विशेष अवसर। अब हम बात करेंगे विशेष अवसरों की। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है विशेष अवसर, यानी कि स्पेशल ओकेजन्स, स्पेशल फेस्टिवल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो पहला है इसमें सिंहासन रोहण की वर्षगांठ। पहला फेस्टिवल याद रखोगे आप, ये फेस्टिवल कौन कौन से थे? पहला है सिंहासन रोहण की वर्षगांठ। सिंहासन रोहण का मतलब है राजा जिस समय पर गद्दी पर बैठा है उसकी एनिवर्सरी, सिंहासन पर बैठा है उसकी एनिवर्सरी। तो पहला फेस्टिवल क्या हो गया? जब राजा को राजगद्दी मिली है। दूसरा है ईद, उसके बाद है शबे बारात, उसके बाद है होली। तो ये हुए 4 अब तक। क्या क्या? सिंहासन रोहण, ईद, शबे बारात और होली। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं सिंहासन रोहण की वर्षगांठ, ईद, शबे बारात तथा होली जैसे विशेष अवसरों पर दरबार का वातावरण सजीव हो उठता था। इसके अतिरिक्त मुगल शासक फानूस में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। पहला है सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, यानी जो राजा का बर्थडे है वो। उसके बाद है वसंत आगमन पर फारसी नवरोज, यानी न्यू ईयर, जो फारसी कैलेंडर के हिसाब से नया साल है वो। क्या क्या हुए? देखो, हमने पहले पढ़ा था कि होली हुआ, ईद हुआ, शब बारात हुआ, उसके अलावा राजा का सिंहासन की जो एनिवर्सरी थी वो हुई। अब यहाँ पे क्या क्या और नए आए हैं? सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन। ठीक, उसके बाद है वसंत के महीने, जो स्प्रिंग का मौसम आता है, इस मौसम पर क्या आता है? फारसी नवरोज, यानी कि न्यू ईयर। तो न्यू ईयर हो गया, राजा का जन्मदिन हो गया, और विशेष अवसर हैं ये। अब जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तोला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में दी जाती थी। तो इसको बोलते थे तुलादान समारोह, क्योंकि इसमें राजा को तोलकर जितना वेट राजा का है उतने ही वेट की जो धन दौलत है वो बाद में गरीबों में बांटती जाती थी। एक साइड राजा को बिठाते थे और दूसरी साइड जो तराजू है उसमें हीरे जवाहरात, पैसा, ये सारी चीज़ें तोली जाती थी। फिर इसको गरीब जनता में राजा के जन्मदिन वाले दिन बांट दिया जाता था। तो ये हुआ अगला त्योहार हमारा विशेष अवसर। ये भी तो राजा की सत्ता को दिखा रहा है। तो जितने भी ये चीज़ हमने पढ़ी है सारी की सारी शासक की पावर को दिखा रही हैं। क्लियर? अब विवाह के अवसर मुगल दरबार के लिए विशेष महत्व रखते थे। अब शादी विवाह जो हैं ये भी बहुत स्पेशल अवसर हैं, ये भी एक अलग ही महत्व रखते थे, क्योंकि ये बहुत तगड़े तगड़े वो प्रोग्राम्स करते थे शादी विवाह के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे हीरे जवाहरात पे, फंक्शंस पे, खाने इत्यादि में। तो बहुत ज़्यादा पैसे ये लोग खर्च किया करते थे। तो इससे भी इनकी एक अलग ही छवि और प्रतिष्ठा बढ़ती थी। तो इन अवसरों पर की साज धज्जा पर तथा व्यय की गई अपार धनराशि बादशाह की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा देती थी। वही है इस लाइन का मतलब कि जो अपार धन संपदा इन्होंने खर्च की है वो इनका जो लेवल है उस पर 4 चांद लगा देती थी। ठीक है, तो ये सभी थे वे चीज़ें जो ये हमें दिखाती हैं कि राजा की सत्ता सबसे मेन थी और राजा की सत्ता को हमेशा दिखाया जाता था, चाहे वो दैनिक कर्म हो यानी डेली के काम हो या वो कोई स्पेशल फंक्शन हो। ठीक है, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, मुगल राजघरानों में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सेस द रोल प्लेड बाय वुमेन ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड इन मुगल एम्पायर। तो सिंपल सी बात है, हमें
महिलाओं के बारे में बताना है कि मुग़ल राजाओं के घरों में जो रानी थी, बेगम थी, वो कैसे रहती थी, क्या क्या वो काम करती थी, उनका रोल बताना है कि वो कैसी थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शहजादियाँ और अन्य महिलाएं। शहजादी कौन होते हैं? जो राजा की वाइफ या शाही परिवार की जो वो हो वुमेन हो, वो होती हैं शहजादियाँ। तो मुग़ल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों और अन्य स्त्रियों जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। तो बेगम जो है यानी राजा की वाइफ जो है, शहजादी जो है, वो दो टाइप की होती थी। एक तो वो जो राज घराने से आई हो, उन्हें तो कहा जाता था बेगम, क्या कहते थे? बेगम। और दूसरी होती थी अगहा। वो एक तरह से, आप सिंपल ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए मेरे को, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो रखेल की तरह होती थी। जैसे कि बिना शादी के कोई आदमी किसी औरत को रखता है तो वो उसकी रखेल कहलाती है। तो ये अगहा जो हैं, ये इसी टाइप की लेडीज़ होती थी जो कि शाही परिवार यानी रॉयल फैमिली से नहीं होती थी, और पर फिर भी राजा जो है उनको अपनी वाइफ मान लेता था। तो ये थी अगहा। तो दो टाइप की शहजादी हुई, एक तो वो जो कि शाही परिवार से आती थी और उन्हें बेगम कहा जाता था, दूसरी वो जो शाही परिवार की नहीं होती थी, उन्हें अगहा कहा जाता था। तो दो टाइप की शहजादी हुई, बेगम और अगहा। बेगमों का लेवल ऊंचा होता था, सिंपल सी बात है, रॉयल फैमिली से आई हुई लड़की है, उसका स्थान ऊंचा होता था, और अगहा जो है उनका स्थान ऊंचा नहीं होता था। ठीक है, तो यही लिखा पहली लाइन में कि बेगमों में और अगाहों में अंतर रखा जाता था, यानी डिफरेंस रखा जाता था। आगे है दहेज के रूप में, दहेज को मेहर बोलेंगे यहाँ पे। तो मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। यानी रॉयल फैमिली की जो बेगम आ रही हैं, वो ज़्यादा धन वगैरह लेकर आती थी, दहेज लेकर आती थी, तो उससे क्या होता था, अगाहों की तुलना में अपने आप उनका लेवल ऊँचा हो जाता था राजा की नज़र में। तो जो लेडीज़ ज़्यादा धन लेकर आती थी, उसका लेवल उतना ही ऊंचा होता था। ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा कि सबसे ऊपर है बेगम, उसके बाद है अगहा जो कि हैं बेगम ही पर लेवल में उन बेगमों से कम है। अब तीसरी आती है अगाचा, ये बेचारी जो है इनका लेवल सबसे नीचे है। तीनों ही एक तरीके से राजा की वाइफ हैं, पर बेगम जो है वो बिल्कुल लीगल वाइफ है, जो कि शादी करके आई है, बड़े राज घराने से आई है, अच्छा खासा दहेज लेकर आई है। उसके बाद है अगहा। अगहा वो बेगमें है जो कि कम धन लेकर आई है या किसी शाही परिवार से बिलोंग नहीं करती, तो उनका लेवल थोड़ा नीचे है। अब उनसे भी नीचे एक और आती है, वो है अगाचा। अब ये ऐसी महिलाएं हैं जिनको राजा अपनी पत्नी नहीं मानता पर पत्नी की तरह रखता है। जैसे कि कोई मान लो कोई किसी को राजा को डांसर पसंद आ गई हो कोई, तो उसको उठा लाया हो, उसको पत्नी की तरह रख रहा है, तो इस तरीके से इनको पत्नी का दर्जा नहीं है पर ये पत्नी की तरह रहती हैं ये, और इनको जो है मतलब पैसे वगैरह दिए जाते हैं ऐसे रहने के लिए। तो राजा थे ऐसे ही, ये पूरे मतलब ठाट बाट से रहते थे, कोई मतलब ही नहीं है कितनी कितनी वाइफ होती थी इनकी। तो ऐसे ही करके तीन नाम आपको ये याद रखने हैं, सबसे ऊपर बेगम, फिर अगाहा, फिर अगाचा। क्लियर? तो राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों, उपपत्नी का मतलब भी आपको पता चलेगा जो असली पत्नी ना हो, उपपत्नी हो, की स्थिति सबसे निम्न थी। तो अगाचा का लेवल सबसे निम्न था, सबसे लो था। इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे, यानी पूरे महीने का इन्हें सैलरी की तरह दी जाती थी वाइफ की तरह रहने के लिए, और गिफ्ट वगैरह राजा इन्हें देते रहते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह स्थायी नहीं था, यानी कि जो ये लेडीज़ हैं इनसे वंश वगैरह ज़्यादा नहीं चलता था, मेनली बेगमों से ही मेन राजा माना जाता था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये दोनों भी क्या होती थी, राजा की बेगम ही होती थी, पर इनका लेवल बेगमों से नीचा होता था, बिल्कुल रखेल की तरह होती थी ये दोनों ही। तो
अगर राजा चाहे, अगर राजा किसी इनमें से किसी को ज़्यादा प्यार करता हो या उनसे जो बच्चा हुआ है उसको ज़्यादा प्यार करता हो और राजा की पहले से 4 वाइफ ना हो, 4 बेगम ना हो, तो वो इन अगाहाओं को भी और अगाचाओं दोनों को ही बेगम बना सकता था। राजा की मर्जी है इस बात में। शर्त सिर्फ एक है, राजा की पहले से 4 बेगम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कभी कभी अगाहा भी और अगाचा भी बेगम बन जाती थी। ठीक है। अब है प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। प्रेम मतलब लव, मातृत्व मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये लेडीज़ जो हैं, ये अगाहा अगाचा, ये भी अगर माँ बन जाती थी और राजा को उससे ज़्यादा प्रेम होता था तो इनको भी पत्नियों का दर्जा मिल जाता था। तो यही लिखा हुआ है इस लाइन में, विधि सम्मत मतलब लीगल तरीके से। तो अगर राजा को ज़्यादा प्रेम हो या मातृत्व यानी वो माँ बन जाए और राजा चाहे कि उसकी संतान उसे बड़ी अच्छी लगती है, उसकी मतलब ज़्यादा क्लोज है उसके, तो राजा की मर्जी है, उन्हें वो लीगल तौर पे अपनी बेगम भी बना सकता है। तो 3 हुई राजा की वाइफ। पहली हुई बेगम जो कि शाही महिलाएं हैं, दूसरी हुई अगहा, अगहा का मतलब है उनसे थोड़ी लो लेवल की बेगम जो कि कम धन लेकर आई थी, शाही परिवार से नहीं थी। तीसरी हुई अगाचा, ये तो बिल्कुल ही सब वाइफ्स हैं, उप पत्नियां हैं जिन्हें राजा ऐसे ही उठा उठा कर ले आए या कहीं से पसंद कर लिया, रखेल की तरह इन्हें रखते हैं। ठीक है। और ये नीचे वाली जो 2 हैं अगहा अगाचा, ये भी बेगम बन सकती थी अगर राजा की पहले से 4 पत्नियां ना हो। क्लियर। क्वेश्चन था महिलाओं के बारे में ही, तो 3 तरीके की महिलाएं हमने पढ़ ली। उसके बाद है गुलाम और दासियां। थर्ड पॉइंट, पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। तो जो युद्ध वगैरह में जीतकर पकड़े गए होंगे वो सारे गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल निपुणता तथा धीमता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। ठीक है। मतलब लेडीज़ भी दास होती थी, जेंट्स भी दास होते थे, सबको जिसको भी उठा लिया वही दास, उसको पकड़ कर ले आते थे, वही दास बन गया। तो हर काम करते थे दास लोग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साफ़ सफाई का और ये नीचे माने जाने वाले काम ही करते हों दास। जो दास टैलेंटेड होता था उसको अच्छा काम भी दिया जाता था। तो यही लिखा था कि कौशल यानी स्किल्स के काम भी करते थे, निपुणता यानी जो बिल्कुल स्किल में परफेक्ट हो वो सारे काम करते थे, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंसी के काम भी करते थे, हर तरीके के काम गुलाम लोग करते थे। अब एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, ख्वाजा सर। तो जो हिजड़े होते थे गुलाम, उनको भी महिला की कैटेगरी में ही काउंट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन महिला का था ना। तो अब आप ये हेडिंग बनाओगे ख्वाजा सर। तो गुलाम हिजड़े परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। तो हिजड़ों की भी बहुत इंपॉर्टेंस थी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, सिक्योरिटी रक्षक का काम भी और खुफिया एजेंट का काम भी, नौकर का काम भी, और जो मुगलों की जो महिलाएं हैं जो बिजनेस वगैरह करना चाहती हैं उनके खास एजेंट भी ये लोग हुआ करते थे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ख्वाजा सर, ख्वाजा सर ऐसे गुलाम किन्नर हैं या हिजड़े हैं जो कि रानी की और भी शाही महिलाओं की हमेशा मदद करते रहते हैं, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे रक्षक के रूप में हो, चाहे किसी और तरह की हेल्प हो। तो ख्वाजा सर भी बहुत इम्पोर्टेंट है मुग़ल परिवार में। तो हमने पढ़ा बेगम, अगहा, अगाचा और ख्वाजा सर। ठीक है। अब है फोर्थ, शाहजहाँ की पुत्रियाँ। अब ये 2 इसकी बेटी थी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने व्यापार करना शुरू किया था। नूरजहाँ के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। तो नूरजहाँ जो है वो थी जहांगीर की वाइफ, लगभग 20वीं वाइफ थी ये। किसकी? जहांगीर की। इसका नाम था मेहरुनिसा असली। तो नूरजहाँ जो है वो पहली ऐसी वुमेन थी जिसने कि जो ये मुग़ल हैं इनके अंदर बिजनेस वगैरह शुरू किया था। क्लियर। तो नूरजहाँ ने स्टार्टिंग कर दी। उसके बाद जो शाहजहाँ हुआ, इसकी बेटी हुई, उन्होंने भी बड़ा अच्छा व्यापार किया। तो पहला आप इसमें एग्जांपल दोगे नूरजहाँ का कि नूरजहाँ के बाद क्या होने लगा, और भी रानियों और राजकुमारियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। शाहजहाँ की पुत्रियों जहाँ आरा और रोशन आरा, नाम रट लो बिल्कुल, क्या नाम है? जहाँ आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी।
यानी जो जहांआरा और रोशनआरा है उनको जो बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स थे मुगलों के अंडर, जो मनसबदार थे, उनके जितना पैसा मिलता था अपने व्यापार से। इसके अतिरिक्त जहांआरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक केंद्र था, से राजस्व यानी टैक्स प्राप्त होता था। तो जहांआरा का पूरा कंट्रोल रहता था गुजरात के सूरत पे। वो सबसे बेस्ट बंदरगाह था उस टाइम का। बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे जहाज़ वगैरह रुकते हैं, जहाँ से ट्रेड होता है। तो शाहजहाँ की जो दोनों बेटियां थी, जहांआरा और रोशनआरा, दोनों ही बिजनेस करती थी। और जो जहांआरा है उसको तो सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता था मुग़लों में। तो सूरत का बंदरगाह का पूरा बिजनेस कौन संभालती थी? जहांआरा। तो इम्पोर्टेंट है ये, महिलाएं भी आप हेडिंग ऐसे ही बनाओगे, बिल्कुल शाहजहाँ की पुत्रियाँ, दोनों के नाम लिखोगे, उनके बारे में बताओगे। और एक बात और है इन दोनों के बारे में, ये दोनों ही आर्किटेक्चर भी थी। जो दिल्ली है पूरी, लाल किला वाला एरिया जितना भी है, चांदनी चौक वाला, ये सारा इस जहांआरा ने डिज़ाइन किया था। तो ये दोनों ही लेडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मुग़लों के समय में। क्लियर? 5th पॉइंट में जहांआरा के बारे में ही बताया है, जो मैंने अभी आपको बताया था, चांदनी चौक वाली बातें। तो संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों में बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। तो इमारत और बाग बनाने लगी है बेरेडी। जहांआरा ने शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली का पहले नाम शाहजहानाबाद था, तो शाहजहानाबाद की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। वास्तुकला मैंने अभी आपको बताया, आर्किटेक्चर। तो इन जो ये जहांआरा है, इसने वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया, यानी बहुत सारे वास्तुकला के काम किए, बताया कि ये महल ऐसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए। इनमें से आंगन विभाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवासराय भी थी। तो जो पूरा आंगन है उसका दिल्ली का, जैसे बाग बगीचे, वो सारे किसने डिज़ाइन किए? जहांआरा ने। उसके अलावा एक 2 मंजिली इमारत भी बनवाई, किसने? जहांआरा ने। शाहजहां के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहांआरा द्वारा बनवाई गई थी, यानी शाहजहानाबाद जो है दिल्ली, उसका पूरा चांदनी चौक जो डिज़ाइन करवाया है वो किसने करवाया? जहांआरा ने करवाया। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें आपको लिखनी है। आ गई अगली लेडी हमारी, गुलबदन बेगम। अब गुलबदन बेगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक राइटर भी थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार भी थी मुग़लों में। और अब देखते हैं इसके बारे में। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा से हमें मुग़लों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। तो हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। तो वैसे अगर आप देखोगे तो बुआ लगेगी अकबर की, तो क्योंकि हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था। पर ऐसा ही है, इनमें कुछ भी हो जाता है, आपस में शादी वादी हो जाती थी, तो हर जगह आपको चाची ही लिखा हुआ मिलेगा। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, यानी बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी, अकबर की चाची थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। धारा प्रवाह का मतलब है बिना रुके, फ्लुएंट, बिल्कुल एक फ्लो में लिख सकती थी। यानी उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी दोनों भाषाओं पे, तुर्की पे भी और फारसी पे भी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, तो उसने अपनी चाची से यानी गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले विवरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। कृति का मतलब होता है बुक, रचना। तो जो बुक उसने लिखी है अबुल फजल ने, उसमें बाबर और हुमायूं के टाइम की जो भी बातें बताई गई हैं वो सारी किसके द्वारा बताई गई हैं? वो बताई गई हैं गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, अब लास्ट में है कंक्लूजन कि गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह है मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी। प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। तो केवल जो ये थी गुलबदन बेगम, इसने तारीफ़ नहीं की है, इसने बल्कि जो उस टाइम के राजा थे, जैसे बाबर, हुमायूं, इनके भाई जो होंगे, उन सब में आपस में जो लड़ाई झगड़े थे वो सारी बातें बताई हैं। और जो लेडी थी उस टाइम की पुराने टाइम पे, तो उन्होंने किस तरीके से इन झगड़ों को सुलझाया वो सारी बातें भी बताई हैं इसने। तो गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह है मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने के लिए परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा है। यानी उसने बताया कि परिवार की महिलाओं ने किस तरीके से आपस में राजकुमारों को झगड़े को सुलझाया था।
क्वेश्चन यही था कि मुग़लों में महिलाओं की भूमिका बताओ, तो आप ये सारे नाम उसमें लिखोगे। आप इन सभी के अलावा एक नाम और ऐड कर सकते हो, वो है महामंगा। महामंगा एक ऐसी लेडी थी जिसने कि जब अकबर छोटा था तो अकबर को पाला पोसा भी था, उसके साथ साथ राजपाट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगर किसी ने वो ऋतिक रोशन वाली जो मूवी है अकबर वाली, जोधा अकबर, उसमें देखा हो तो उसमें जो वाइट कपड़े में लेडी रहती है हमेशा, वो महामंगा ही दिखाई गई है। ठीक है, तो महामंगा ऐसी लेडी थी जिसने कि अकबर का पालन पोषण किया। तो महामंगा जो है उसे अकबर बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानता था, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट नाम है हमारे लिए। तो इसको आप इसमें कहीं पर भी ऐड कर सकते हो कि महामंगा भी एक महत्वपूर्ण स्त्री थी। तो ये सारे नाम आपको लिखने हैं। पहले आप बताओगे बेगम, अगा, अगाचा, उसके बाद आप इन दोनों के नाम लोगे शाहजहाँ की बेटियों के। उनसे पहले आप नूर जहाँ के बारे में बता दोगे, जहाँ आरा रोशन आरा का नाम लिख दोगे। उसके बाद आप गुलबदन बेगम का नाम लिख दोगे और महामंगा का नाम भी आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये थी मुग़ल परिवार में महिलाओं की भूमिका। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुग़ल नीतियों में विचारों को आकार प्रदान किया। यानी वे कौन सी बातें थी, कौन से वे मैटर थे जिनकी वजह से जो यहाँ के मुग़ल हैं, जो अकबर वगैरह हैं, ये सारे राजा हैं, इनकी नीति यानी इनकी जो काम करने का तरीका था वो और इनके विचार दूसरे देशों तक या बाहर के क्षेत्रों तक पहुँचे। ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो यानी ये पूछ रहे हैं कि जो इनके अड़ोसी पड़ोसी जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला एरिया या यूरोप साइड, मुग़लों के बारे में कैसे पता चला, उनके रिश्ते वहाँ तक कैसे पहुँचे, चाहे वो लड़ाई वाले हों या अच्छे वाले हों, इसमें हमें दोनों बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट है गंधार का प्रश्न और ईरानियों और तुरानियों से संबंध। यानी गंधार एरिया की वजह से इनके मुग़लों के रिलेशन जो हैं वो बने ईरानी और तुरानियों के साथ। मुग़ल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफ़गानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले, पृथक का मतलब होता है अलग करने वाले, तो अलग करने वाले हिंदकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर थे। यानी एक बाउंड्री बनती थी जहाँ पर हिंदकुश पर्वत है, उससे उस तरफ तो ईरानी और तुरानी रहेंगे और हिंदकुश से इस तरफ मुग़लों का राज था। तो ये कह रहे हैं कि मुग़लों के रिश्ते जो हैं वो हिंदकुश पर्वत निर्धारित करता था, सीमा जो है, बॉर्डर जो है वो हिंदकुश पर्वत निर्धारित करता था। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदकुश को पार करना होता था। यानी कोई भी अगर भारत पर आक्रमण करना चाहे, कोई भी भारत को जीतना चाहे, विजेता बनना चाहे, तो उसे इन पर्वतों को पार करना होता था, हिंदकुश पर्वतों को पार करना होता था। मुग़ल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कांधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। यानी कि जो सामरिक महत्व का मतलब है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर तरीके से, चाहे सुरक्षा की दृष्टि हो और भी कोई रीजंस हो, तो वे चौकियाँ जो थी वो बनती थी काबुल और कांधार, यही कांधार के पास ही है ये। तो हमेशा मुग़ल लोग जो हैं वो इन दोनों जगहों पर कब्जा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होगी तो बाहर से कोई हिंदकुश पर्वत कोई पार करके नहीं आ सकेगा। क्वेश्चन क्या था कि मुग़लों के रिलेशन जो है वो बाहर बताने हैं। तो पहला रिलेशन पता चला हमें कि वो ईरानी तुरानियों से लड़ते झगड़ते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो काबुल और कांधार पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि अच्छे से देश की सुरक्षा हो सके। ठीक है, 6 पॉइंट देखते हैं अब। कांधार सफावियों और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ था। वही बताया कि कांधार जो है उसकी वजह से सफावी जो है वहीं के राजा हैं जहाँ की हम बात कर रहे थे अभी, तो इनके बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरब में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यानी पहले ये हुमायूं ने ही कब्जा रखा था कंधार वाले एरिया को, व उसके बाद इन्होंने छीन लिया वहाँ के राजाओं ने दोबारा। फिर 1595 में अकबर ने दोबारा हमला किया कंधार पर और उसे फिर जीत लिया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुग़लों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर वह दावा करता रहा। हाँ, अकबर के जीतने के बाद भी रिलेशन बने रहे इनके सफावी राजाओं के साथ, पर फिर भी जो
ये है मुग़ल और जो ये सफ़ावी राजा हैं, इनके बीच आपस में खींचातानी बनी रहती थी इस जगह को लेकर। क्वेश्चन यही था कि बाहर से उनके कैसे रिलेशन थे। ठीक, तो अब तक हमने पढ़ा है गंधार की वजह से, काबुल और कंधार की वजह से ईरानी तुरानियों के साथ झगड़े, और ये सफ़ावी राजा जो हैं इनके साथ झगड़े। उसके बाद तीसरा पॉइंट, 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुग़ल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इसका मतलब है यहाँ से राजा ने अपना एक एजेंट भेजा वहाँ पे सफ़ावी राजा के पास, शाह अब्बास राजा का नाम है। तो उस राजा ने उस शिष्टमंडल की बात नहीं मानी, क्योंकि वो कह रहा था कि जो ये काबुल कंधार वाला एरिया है ये हमें दे दो, ये कहने के लिए गया था वो दूत। 1622 की शीत ऋतु में फ़ारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुग़ल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किले तथा नगर सफ़ावियों को सौंपने पड़े। तो अकबर ने जीत लिया था बीच में इसको, पर 1622 में दोबारा से सफ़ावियों ने उस नगर को छीन लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था कि कैसे रिलेशन थे। तो अब तक हमने पढ़ लिए ईरानी और तुरानियों के साथ रिलेशन और सफ़ावी राजाओं के साथ रिलेशन। तो दोनों के साथ थोड़े मोटे झगड़े वगड़े होते रहते थे, वैसे रिलेशन थोड़े ठीक थे। ईरानी तुरानियों से हिंदकुश पर्वत पे मेन दिक्कत थी, क्योंकि कोई भी अगर अटैक करेगा तो उसे हिंदकुश पार करना होता था। उसके बाद एक और दिक्कत यहाँ पे क्या थी, ये हमेशा काबुल कंधार पर कब्जा करना चाहते थे। मुग़ल भी करना चाहते थे और वहाँ के राजा भी करना चाहते थे, तो इसीलिए इनको आपस में इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब है हमारा सेकंड पॉइंट, ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुग़लों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सके। पहले तो ये समझो कि ओटोमन था कहाँ पे, जो सऊदी अरब वाला एरिया है या इस तरफ के अरब देश जो हैं, यहाँ पे जो राजपाट चलता था वो ओटोमन साम्राज्य था पूरा। तो मक्का जो मदीना है आज भी सऊदी अरबिया में, अरब साइड में, तो उस एरिया पर मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो उस टाइम पे भी मुग़ल लोग जो हैं उसे बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए उनके रिश्ते इन लोगों के साथ, ओटोमन के साथ बने रहते थे। तो हमेशा ये चाहा इन मुग़लों ने कि उनके साथ अच्छे रिश्ते बने रहें, ताकि व्यापारियों और तीर्थयात्रियों का फ्री आवागमन हो सके, स्वतंत्र आवागमन हो सके। यही लिखा हुआ था इस ऊपर वाली लाइन में। सबसे मुख्य वजह थी मक्का मदीना, क्योंकि वहाँ पे पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान भी माना जाता है और उनसे जुड़ी हुई सबसे पवित्र स्थल है वो। तो यही रीज़न था कि मुग़ल लोग ओटोमन साम्राज्य के साथ हमेशा ही अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, और उन्होंने हमेशा ही तीर्थयात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए स्वतंत्र आवागमन की बात की, यानी इंडिपेंडेंटली वो इधर उधर घूम सके, ये बात हमेशा उनसे की है। आगे लिखा हुआ है, यह हिजाज अर्थात ओटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल थे। यानी मेनली उस एरिया पर फ्री था बिल्कुल, जहां पर ये मक्का और मदीना है, यहाँ पे यात्री फ्री में आ जा सकते थे। हमेशा मुग़ल राजा कहते रहते थे इनसे, ओटोमन राजाओं से, कि इस एरिया में हमारे लोगों को आने जाने की छूट दी जाए। ओटोमन राज्य के साथ अपने संबंधों में मुग़ल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। यह धर्म आप सबको पता है क्या होता है, वाणिज्य मतलब होता है व्यापार वगैरह। तो हमेशा मक्का मदीना की वजह से धर्म से जोड़ने की कोशिश करता था और वहाँ पे व्यापार भी अच्छा खासा होता था। तो ओटोमन राज्य के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे बनाए रखना चाहता था। जितने भी ये मुग़ल हैं सभी अच्छे रखना चाहते थे अपने रिलेशंस। उसके बाद वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था। यानी मुग़ल जो हैं वो लाल सागर जो एरिया है वहाँ पे बंदरगाह है, दो नाम आए हैं, अदन और मोखा। यहाँ पे बहुत कीमती वस्तुएं भेजी जाती थी, वहाँ से यहाँ पे लाई जाती थी भारत में मुग़लों के पास। तो ऐसे करके इनका ट्रेड अच्छा चलता रहता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्मस्थलों एवं फ़कीरों में दान में बांट देता था। यानी मुग़ल राजा जो हैं वो जो भी वहाँ से व्यापार होता था अदन और मोखा से, उस व्यापार के पैसे को वहीं के जो तीर्थयात्री हैं, जो मुल्ला वगैरह हैं, उनको वहाँ पर बांट देते थे।
पर औरंगज़ेब के टाइम पे उसे पता चला कि यहाँ पे पैसे का गलत यूज़ हो रहा है, इसीलिए ऐसे काम मुग़लों ने बंद कर दिए, उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। तो यही लिखा आगे कि औरंगज़ेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का, यानी वैसा ही घर है जैसा कि मक्का है। उसका कहना था कि वहाँ पे अगर पैसे का मिसयूज़ हो रहा है अरब में, तो उस पैसे को भारत में लाया जाए, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है, हम धर्म के नाम पर दे रहे हैं वहाँ पे। क्वेश्चन था कि मुगल नीतियों को बाहर के क्षेत्रों में कैसे विचार प्रदान किए गए या कैसे फैले वो, सिंपल इसका मीनिंग ये था। तो पहला तो हमें पता चल गया कि ईरानी और तुरानियों के साथ रिलेशन थे, इसीलिए ईरान तुरान तक इनकी बातें फैल रही थी। उसके बाद जो सफ़ावी राजा हैं उनके साथ इनके रिलेशन रहते थे हमेशा, तो इसकी वजह से फैल रही थी वो। ईरानी तुरान में सफ़ावी भी राजा वहीं पे हैं। उसके बाद है दूसरा साम्राज्य, वो है ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे मुग़ल, और करते भी थे, खूब पैसा भी देते थे वहाँ पे। और मक्का मदीना वाले एरिया में तो सब कुछ इन्होंने फ्री कर रखा था, वहाँ से जितना भी इनका व्यापार होता था उस सारे पैसे को ये वही दे देते थे धर्म के नाम पे। ठीक है, तो ये हुए रिलेशन अब तक। पहला है उनका ईरानी और तुरानियों का, सफ़ावियों का। दूसरा है ओटोमन के लोगों का। ठीक है, अब है तीसरा, वो है ईसाई धर्म प्रचारक मुग़ल दरबार में। अब जो यूरोप के लोग हैं वो आए मुग़ल दरबार में, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज़ भी आए। आप सबको पता है कि अंग्रेज़ आए थे मुग़लों के टाइम पे भारत में, तो अंग्रेज़ भी आए और पुर्तगाली भी आए, स्पेन से भी लोग आए, यानी जो भी यूरोप के लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म को लेकर में आए। और यहाँ आने के बाद वो वापस जब गए तो उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि वहाँ के राजा ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे वो काम करते हैं। तो इससे भी क्या हुआ, उनकी नीतियाँ यूरोप तक भी फैली। क्वेश्चन यही था कि उनकी नीतियों को आकार कैसे मिला, तो आप बताओगे 3 बातें। ईरानी तुरानी सफ़ावियों के साथ रिलेशन की वजह से, दूसरा है ओटोमन साम्राज्य के साथ उनके संबंध थे इस वजह से, तीसरा है ईसाई धर्म प्रचारकों की वजह से। ये 3 ही बातें थी जिनकी वजह से मुग़ल राजा जो हैं उनकी बातें बाहर तक पहुँची। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेजुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से मिली। ठीक है, वही बात लिखी है कि जो भी धर्म प्रचारक आए, यात्री आए, व्यापारी आए, उन सब ने बताया यहाँ के बारे में। जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जो फ्रांसवा बर्नियर है वो एक यात्री था, तो उसने भी भारत के बारे में लिखा था, बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वहाँ के राजा को यहाँ के राजाओं के बारे में पता चला। तो यात्रियों से, व्यापारियों से, धर्म प्रचारकों से, धर्म प्रचारक का मतलब है संत लोग, बाबा लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म को फैलाते रहते हैं। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेजुइट वृत्तांत सबसे पुराने हैं, यानी ये जो जीसस वाले आए थे लोग, ये सबसे पहले आए हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। यानी कि सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली राजा जो हैं वो ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहा था, इसीलिए उसने इन सभी लोगों को अलग अलग देशों में भेजने की सोची थी। तो सबसे पहला यही लाइन लिखी हुई है कि पुर्तगाली जो व्यापारी हैं वो आए भारत में सबसे पहले, और पुर्तगाली राजा ने उन्हें खूब सपोर्ट किया। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेजुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। कुछ नहीं है कि जो जेजुइट आए हैं पुर्तगाल से, जो ईसाई धर्म को फैलाने वाले लोग आए हैं, वो व्यापार का हिस्सा भी थे और साम्राज्य के निर्माण में भी मदद की। तो 16वीं शताब्दी तक आते आते मुग़लों के दरबार में पूरा इंटरफेयर हो चुका था इन लोगों का। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि वे कौन कौन सी बातें थी जिन्होंने मुग़लों की बातों को बाहर तक पहुंचाया। तो 3 हेडिंग बनाओगे आप इसमें। पहली बनाओगे ईरानी और तुरानियों के साथ संबंध, इसी में सफ़ावी राजाओं का नाम बताओगे और बताओगे कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे काबुल कांधार पर कब्जा करने के लिए। दूसरा पॉइंट आप बनाओगे ओटोमन साम्राज्य का, उनसे हमेशा ये रिलेशन अच्छे रखते थे मुग़ल, क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना पड़ता है। तीसरा आप बताओगे जेजुइट धर्म प्रचारक ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से यूरोप तक मुग़ल राजाओं की बात पहुँची है। ठीक है हमारा 5th क्वेश्चन,
मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अभिलक्षण का मतलब होता है फीचर्स बताइए इसके, इसमें क्या क्या खास बात थी, किस तरीके से वो लोग काम करते थे, वो होते हैं अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब खास बातें कह सकते हो आप, फीचर कह सकते हो, किसी भी तरीके से आप समझो। अभिलक्षण का मतलब होता है किसी आदमी की खास बातें। जैसे कि आपसे कोई आपके अभिलक्षण पूछे तो आप बताओगे मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे डांस कर लेता हूँ, तो ये होता है अभिलक्षण। फीचर्स क्या हैं आपके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन है मुगल प्रांतीय प्रशासन के अभिलक्षण बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांत का मतलब होता है स्टेट, आप कह सकते हो यहाँ पे। जैसे आज पूरा देश है इंडिया और उसके अंदर जो है 28 राज्य हैं, उनको हम प्रांत बोल सकते हैं। तो मुगलों के समय में भी जो इस तरीके से राज्य बटे हुए थे तो वो थे प्रांत। तो जैसे कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे है प्रांतीय गवर्नमेंट, कह सकते हैं इसे आप। तो आज आप सबको पता होगा कि केंद्र में मोदी की सरकार है और जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीएम होते हैं, उसके नीचे और ऑफिसर होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुगलों के समय में भी केंद्र में तो मुगल राजाओं की सरकार होती थी और उनके नीचे जितने भी प्रांत थे यानी जितने भी राज्य थे उनमें अलग अलग करके मंत्री उन्होंने बना रखे थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही क्या है, प्रांतीय प्रशासन, यानी स्टेट लेवल पर मुगलों के समय में किस तरीके का प्रशासन था। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों में दोहराया गया था। प्रांत कह लो या सूबा कह लो, यानी सिंपल सी बात है, जो केंद्र का काम है उसको प्रांतों में बांटा गया था। जैसे आज होता है सेंटर का काम स्टेट्स में बंटकर तभी किया जाता है। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ होते थे, यानी जैसे कि सेंटर में ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रांतों में भी मंत्री हुआ करते थे। अधीनस्थ का मतलब है लेवल दिखा रहे हैं कि दीवान, उसके नीचे बख्शी और सदर, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स या मंत्री इन प्रांतों में हुआ करते थे। नाम याद रखने हैं आपको, तीनों ही नाम याद रखोगे आप, दीवान भी, बख्शी भी और सदर भी, ठीक है। उसके बाद है प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। यानी आज के मुख्यमंत्री की तरह उस समय में प्रांत में जो गवर्नर होता था वो कौन होता था, सूबेदार होता था, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे आज भी स्टेट्स में गवर्नमेंट वो गवर्नर छोड़ती है, उसी तरीके से जो मुग़ल बादशाह हैं उनके भी गवर्नर हुआ करते थे। तो आप ये जो सूबेदार है इसकी पोस्ट चीफ मिनिस्टर या गवर्नर जितनी ऊंची मान सकते हो प्रांत में, ठीक। तो आपको किन किन के नाम याद रखें प्रांतीय प्रशासन में, दीवान का, बख्शी का और सदर का, ये तीनों ही ऑफिसर होते थे प्रांत में। उसके अलावा जो सबसे मेन है वो है सूबेदार, वो गवर्नर की तरह काम करता था एक प्रांत में, क्लियर। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। जैसे आज स्टेट कई डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है, बिल्कुल वैसे ही एक सूबा यानी प्रांत जो है वो कई सरकारों में आगे बटा हुआ था, यानी सूबे के कई हिस्से थे, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे सरकार, सूबे का मतलब हो गया आज के हिसाब से स्टेट। तो सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी, यानी इनके नीचे जो भी ऑफिसर्स होते थे वो पूरी देखरेख इसकी करते थे, उनकी सीमाएं पूरी फिक्स होती थी कि ये सूबा यहाँ तक फैला हुआ है, ये सरकार यहाँ तक फैली हुई है। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था, यानी हमेशा यहाँ पे फौजदार लोग जो हैं घुड़सवारों पर तैनात रहते थे, जैसे आज हमारी आर्मी रहती है, बिल्कुल वैसे ही। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो, चौधरी, यानी अब है और छोटे लेवल पर। सबसे बड़ा क्या हो गया, सूबा, सूबे के से छोटा क्या हो गया, सरकार, यानी कि स्टेट तो हो गया सूबा, डिस्ट्रिक्ट हो गई क्या, सरकार, और उससे भी नीचे जो सब डिस्ट्रिक्ट होती हैं जैसे आज, वैसे हो गया परगना। अब परगना में जैसे आजकल हमारे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस तरीके से उस टाइम पर भी ऑफिसर हुआ करते थे। उन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, लिखे हुए नीचे, कानूनगो, चौधरी, तीसरा है काजी। तो कानूनगो, चौधरी और काजी ये लोग जो हैं, ये जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर अच्छे से सारे काम देखते थे और पूरा मैनेजमेंट रखते थे, ठीक है। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लिपिक का मतलब है क्लर्क,
जैसे आज अभी हमेशा हर ऑफिस में आपको क्लर्क मिलेंगे, जैसे कोर्ट में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, बिल्कुल वैसे ही उस समय पे भी लिपिक यानी क्लर्क लोग जो थे, लिखने विखने का काम जो करते थे, डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स का जो काम करते थे, वो होते थे हमेशा। लेखाकार होते थे यानी टाइपर होते थे, लेखा परीक्षक होते थे, संदेशवाहक होते थे यानी मैसेज इधर से उधर भेजने वाले होते थे, और अन्य कर्मचारी होते थे जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। जैसे आज कोई क्लर्क लगता है, कोई राइटर लगता है, कोई टाइप राइटर लगता है, कोई स्टेनोग्राफर लगता है एक ऑफिस में, तो वैसे ही बिल्कुल जो ये कोर्ट हुआ करते थे मुगलों के समय में, वहाँ उस टाइम पे भी ये सारे अधिकारी हुआ करते थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस है, मानकीकृत नियम का मतलब है जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया का मतलब है प्रोसेस, तो रूल्स रेगुलेशंस और जो भी प्रोसेस होता है सरकारी कामों का, उसी तरीके से काम करते थे। और लिखित में आदेश यानी ऑर्डर, और वृत्तांत यानी कि जो भी हुआ है, मतलब कैसे कैसे, जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सारे काम जो भी लिखित में होते हैं वो सारे वो करते थे। तो आगे है, सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा, भाषा नहीं है भाषा है, भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। ठीक है, पूरा जितना भी मैनेजमेंट होता था उसकी भाषा थी फारसी, यानी जो कोर्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट में यानी परगने में, या जितने भी जो भी ऑफिस होंगे गवर्नमेंट के, उन सभी में जो काम होता था वो होता था फारसी में। जैसे आप आजकल देखते हो इंग्लिश में होता है काम अधिकतर इंडिया में, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश यूज़ करते हैं हमारे इन ऑफिस में, मेनली इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। फॉर्म वगैरह आप फिल करते हो तो उसमें इंग्लिश होती है, तो ऐसे ही उस समय पे फारसी थी भाषा। ठीक है, पर जो गांव के लोग हैं उनके लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था, क्योंकि जो गांव थे उनमें अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदू थे या जो पुराने भारतीय हैं वो थे, तो उनकी भाषा तो फारसी नहीं है, इसीलिए गांव के लेवल पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। क्वेश्चन यही था कि प्रांतीय प्रशासन क्या है, तो आपको सारे अधिकारियों के नाम याद रखने हैं, उसके बाद आप बताओगे कि जो स्थानीय लेवल है उस पे तो जो आम भाषा है उसका प्रयोग किया जाता था, पर जितने भी ऑफिशियल काम बड़े लेवल पर होते थे वो सारे के सारे फारसी भाषा में किए जाते थे। तो ये था प्रांतीय प्रशासन। क्लियर। अब इसी में दूसरा पॉइंट है केंद्र का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ सेंटर। हमने पढ़ा था प्रांतीय प्रशासन की स्टेट लेवल पर कैसे काम होते थे, अब है कि इनके ऊपर जो केंद्र है यानी जो मुगल राजा हैं वो किस तरीके से कंट्रोल रखते थे। मुगल इतिहासकारों ने प्राय बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। समझे इस लाइन को। इतिहासकारों ने प्राय यानी हमेशा जिन्होंने किताब वगैरह लिखे मुगलों के बारे में, उन्होंने हमेशा ही बादशाह को ग्राम स्तर पर पूरे प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए दिखाया है। यानी कि उन्होंने ये दिखाया है कि ये राजा अच्छे से, चाहे अकबर हो चाहे कोई भी हो, पूरे प्रशासन को संभाल लेते थे, प्रांतीय स्तर तक के तंत्र को अच्छे से नियंत्रित यानी कंट्रोल में कर लेते थे। ठीक है, इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही है, पर ये फैक्ट की बात है कि ऐसा होना पूरे तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ तनाव तो रहेगा स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उस टाइम आज की तरह तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम पे तो क्या था, जिसकी ताकत ज़्यादा है वो आ जाता था सेंटर में, और जिसकी ताकत कम है वो उसको उसके नीचे रहना पड़ता था। तो जैसे कि मुगल राजा ताकत ज़्यादा थी, पावर थी, पैसा था, इसीलिए वो बन गए पूरे बादशाह, पर उनके नीचे भी छोटे छोटे राजा थे अलग अलग, तो उन राजाओं के पास ही थे ये सारे प्रांत। तो इस तरीके से आपस में तनाव होता रहता था प्रांत और राजा के बीच या प्रांत और केंद्र के बीच, यानी स्टेट के और सेंटर के बीच में। ठीक है, पर जो मुगलों के ग्रंथ हैं या इतिहासकार हैं मुगलों के, उन्होंने कहा कि अच्छे से नियंत्रण रखते थे, पर इसमें अगली लाइन लिखी हुई है, पर इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। मतलब तनाव तो होंगे ही, तनाव मुक्त नहीं हो सकता इतना सारा काम। पूरे देश को बिना तनाव के, बिना स्ट्रेस के, आपस में बिना लड़ाई झगड़े के नहीं कंट्रोल किया जा सकता। आगे है स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जैसे मैंने भी आपको बताया, छोटे राजा जो थे, छोटे जमींदार जो थे, वो हमेशा ही मुगल ऑफिसर्स के साथ
जो सरकारी ऑफिसर आते थे मुगलों की तरफ से, उनके साथ लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो यही लिखा हुआ है कि स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि, मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि का मतलब है मुगलों की ओर से जो ऑफिसर या अधिकारी आ रहे हैं, उनके बीच आपस में लड़ाई हो जाती थी सत्ता के बंटवारे को लेकर, संसाधनों को लेकर। यही लाइन थी ये। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। तो जमींदार तो किसानों के साथ रहते थे हमेशा, तो जमींदार लोग जो हैं वो किसानों को अपने साथ कर कर बहुत बार राज्य के खिलाफ यानी मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे या उनके खिलाफ लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो ये था पूरा प्रांतीय प्रशासन। लास्ट में सिर्फ इसमें ये लिखा है कि केंद्र जो है वो नियंत्रण तो अच्छे से रख रहा था, पर फिर भी बहुत सारे काम ऐसे थे जब इनके आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी स्थानीय लोगों के साथ या स्थानीय जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है उदाहरण सहित मुगल इतिहासों के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। इसका मतलब है मुगलों की जो किताबें हैं उनके बारे में अच्छे से बताइए। ये क्वेश्चन जो है आप अगली वीडियो में देखना, क्योंकि अगली वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए हैं अलग से, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बड़े तरीके से कराए मैंने, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे मेरे को लगा नहीं था अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं करवाया। अगली वीडियो जो है 9 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा जैसा आपको 8 नंबर में लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब है हमारा 7वां क्वेश्चन। अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन स्रोत 1 से मेल खाती है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमें इसमें ये बताना है कि अबुल फजल ने जो तस्वीर है उनके बारे में क्या कहा था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये साइड में आपकी बुक में पैसेज दे रखा है, स्रोत 1 जो लिखा हुआ ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये एक पैसेज दे रखा है, उसमें अबुल फजल ने तस्वीरों की तारीफ़ कर रखी है। तो ये क्वेश्चन एक पैसेज कराया मैंने, इसी चैप्टर के जो पैसेज हैं उसमें पूरा पैसेज था, तो उसमें स्रोत भी दे रखा है, तो मैंने वो पैसेज भी आपको कराया है। जैसे वीडियो ख़त्म होगी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें आपको ये दिख जाएगा। तो पैसेज जो है उसमें अबुल फजल और तस्वीर के बारे में पूरा बताया है, पर इसको यहाँ पे फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री मुख्य रूप से रंगीन चित्र हैं, यानी इस पाठ में जितने फोटो दिए गए हैं वो सारे कलर्ड हैं। बुलंद दरवाजा जैसे कुछ भवनों को भी दर्शाया है, बुलंद दरवाजा का भी फोटो है। यह दृश्य सामग्री अबुल फजल द्वारा किए गए तस्वीर के वर्णन से काफ़ी सीमा तक मेल खाती है, यानी जिस तरीके की वो बता रहा है फ़ोटो को बिल्कुल वैसे ही ये फ़ोटो मेल खाते यानी एक जैसे हैं। ये चित्र दर्शाई गई चीज़ों का सटीक चित्रण है, यानी ये बहुत अच्छे से बनाया, बिल्कुल जैसी ये चीज़ है वैसा ही ये फोटो दिखाते हैं। ये मुगल बादशाहों की चित्रकला तथा वास्तुकला में गहरी रुचि को व्यक्त करते हैं, यानी उनका इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन्होंने इस कला को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किया है, हर कोशिश की। इस कार्य के लिए उन्होंने शाही कार्यशाला स्थापित की हुई थी। तो इसमें सिंपल सी बात है, जो हमने पैसेज में करेंगे उसमें आप पढ़ लें इस क्वेश्चन को। आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके होंगे, बहुत देर हो चुकी है, हमें 1 घंटा होने वाला है क्वेश्चन करते करते, तो मेरे को पता है आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो अभी। तो अब एक क्वेश्चन रहता है इसके बाद बस, तो ये क्वेश्चन जो आप पैसेज वाली वीडियो में से कर लें, वहाँ पे और अच्छे से मैंने इसको समझाया है। यहाँ पे तो सिर्फ छोटा सा दे रखा है कि तस्वीर के बारे में क्या कहा, उसमें पूरा बताएंगे कि तस्वीर के बारे में जो अबुल फजल है उसने क्या कहा था, फिर ये क्वेश्चंस आएंगे उसके। तो जो पैसेज वाली वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसमें से आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे, बादशाह के साथ उनके किस तरह के संबंध थे। तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। ये 8th वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल ही मैंने एक वीडियो बना रखी है अभिजात वर्ग के बारे में, और उसके लास्ट में मैंने नोट्स दे रखे हैं। तो वो नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख लें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लें। अगर जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, उन्होंने वो वीडियो देख ली होगी। तो उन वीडियो के पीछे से आप नोट्स बना सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल, अभिजात वर्ग में कौन कौन लोग थे, जिसमें मैंने ईरानी तुरानी सब बताया था आपको। ठीक है, तो अभिजात वर्ग वाला ये क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, टाइम भी बहुत हो गया, मेरे को पता है बोर हो रहे हो। अब है 9th क्वेश्चन, वो कर लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये है 9th क्वेश्चन। राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान करें। अब यही करते हैं आपके साथ, ये बताओ कितना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है ना। क्या लिख दिया, राजस्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्व पहचानो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में पूछा क्या है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ये इसमें हमें ये बताना है कि वे क्या चीज़ें हैं जो
मुग़ल लोग हैं उनकी ताकत को दिखाती हैं, या क्या वो चीज़ें हैं जो उन्हें एक अच्छा राजा साबित करती हैं। समझे बात को। लोग राजा को तभी राजा मानते हैं जब उन्हें दिल से लगे कि ये राजा कुछ खास है, इन लोगों में कुछ खास बात है, ये हमसे ऊंचे हैं या किसी भी तरीके से हैं। तो यही है क्वेश्चन। उन सारी चीज़ों के बारे में बताना है इसमें हमें, जिससे कि मुग़ल राजा अपने आप को ऊंचा दिखाते थे या अपना आदर्श प्रस्तुत करते थे, आइडल बनते थे लोगों के। ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता है पढ़ना, हिंदी में पता नहीं कैसी लैंग्वेज देते हैं, समझ में आपको नहीं आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लें क्वेश्चन को, कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे कि मुग़ल लोगों की पावर दिखती है, लोग उन्हें आदर्श मानते हैं, यानी उनके जैसा चाहते हैं कि ये भगवान जैसे हों, बिल्कुल उनके जैसा हमें बनना चाहिए। तो मतलब सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनसे मुग़ल राजाओं की छवि लोगों के मन पर अच्छी बनी और लोग दिल से उन्हें अपना राजा मानने लगे। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है एक दैवीय प्रकाश, आ डिवाइन लाइट। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुग़ल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। यानी जैसे अबुल फजल जैसे इतिहासकार थे, वो सभी दिखाते थे कि अकबर जो है वो महान है, उसे भगवान से सीधा वरदान मिला है। बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, कथाएं लिखी गई, जिनमें ये बात साबित होती थी कि मुग़ल जो है वो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने ही उन्हें भेजा है। आगे है, उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआ की कहानी है। नाम आप याद रखोगे, रानी का नाम है अलान कुआ। दंत कथा का मतलब होता है टेल्स, जैसे कि मोगली वाली कहानी है वो जंगल बुक, तो ये दंत कथा एक तरीके से। तो जो भी ये कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, इनमें क्या एक कथा लिखी गई है मुग़लों के बारे में, वो है अलान कुआ नामक रानी के बारे में, कि मंगोल की एक रानी थी अलान कुआ। वो आराम से अपने शिविर में आराम कर रही थी, तभी भगवान की कृपा से, यानी भगवान की वजह से सूर्य की किरणें आई, यानी सूर्य की रोशनी आई और वह गर्भवती हो गई। उसके द्वारा जिसने भी जन्म लिया उन सभी को दैवीय प्रकाश मिला, यानी कि वो सभी भगवान के ही दूत बन गए। भगवान ने उनको आदेश दिया है कि तुम शासन करो। इस प्रकार ये जो प्रकाश है भगवान का, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। कुछ नहीं है, बात बनाने वाली बात है सारी ये, पर पहली ये बात है जो ये साबित करती है मुग़ल आदर्श को, कि मुग़ल जो है वो एक दैवीय प्रकाश है, यानी दैवीय शक्ति है, भगवान का वरदान है। और कैसे साबित की उन्होंने ये बात, अपनी एक कहानी बताकर। कौन सी कहानी? अलान कुआ की कहानी। अलान कुआ कौन थी? एक मंगोल राजकुमारी थी, जिसे कि सूर्य से वरदान प्राप्त हुआ था कि उसके जितने भी आगे बच्चे होंगे, वंशज होंगे, वो सारे ही दैवीय प्रकाश को प्राप्त करेंगे, यानी उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट है दैवीय प्रकाश। रानी का नाम याद रखोगे, अलान कुआ रानी है। तो अलान कुआ की कहानी से इन लोगों ने अपने दैवीय प्रकाश को दिखाया। क्लियर? क्वेश्चन यही था। मैंने आपको बताया कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो ये लोगों के दिलों में इनकी छाप को बढ़ाती हैं, इनकी छवि को सुधारती हैं या इनका आदर्श प्रस्तुत करती हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप इसमें यही बनाओगे, एक दैवीय प्रकाश, रानी का नाम याद रखोगे और ये कहानी लिख दोगे। ज़रूरी नहीं है जैसा इसमें लिखा हुआ है ऐसे लिखो, आप सिर्फ रानी का नाम लिखकर आप अपने शब्दों में भी इस पैसेज को या इस पूरे पार्ट को लिख सकते हो। दूसरा है दैवीय प्रकाश का महत्व जो है, जो अभी दैवीय प्रकाश हमने बताया कि भगवान का आशीर्वाद सीधा उसको मिला, लेडीज़ को, अलान कुआ को, उसके बाद उसके जितने वंशज हुए उन सभी को मिला। तो जब मुग़ल अपने आप को उसका वंशज बताते थे, तो उसी में बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है उस दैवीय प्रकाश की। ईश्वर से निस्रत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुग़ल राजतों को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थानों पर रखा है। अब ये लाइन आपको अगर मुश्किल लग रही है, इसको भी आप बिल्कुल सिंपल में लिख दें। इन लाइनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आप लिखते हैं, मेरी बात सुन ले एक बार, वही आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। हेडिंग यही बनाओ, दैवीय प्रकाश की महत्व या महत्ता। इसमें आप बताओगे कि अबुल फजल का मानना था कि राजा को ईश्वर से सीधा प्रकाश प्राप्त होता है या दैवीय प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके बाद, ये लास्ट वाले लिख दो, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का
स्रोत बन जाता है। बीच की लाइन आप सारी काट सकते हो, इसको सिंपल करके लिख दो कि अबुल फजल का मानना था कि राजा को सत्ता संभालने के लिए दैवीय प्रकाश मिलता है और उसे मिलने के बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बनने का मतलब है उनका गुरु बन जाता है, धार्मिक रूप से भी, और वैसे तो उनका गुरु वो होता ही है हमेशा। ठीक है, तो यही कहता है कि फरे इजादी का मतलब है ईश्वर। जो ऊपर पहली लाइन में फरे इजादी लिखा है तो ईश्वर लिख दो आप, या फर ए इजादी लिख दो, एक ही मतलब है इसका। फारसी में है ये फर ए इजादी। क्लियर? तो आप सिंपल लिखें इस लाइन को कि दैवीय प्रकाश को बहुत महत्व दिया जाता था और अबुल फजल मानता था कि राजा को प्रकाश मिलता है और राजा के पास ही शक्ति होती है। ऐसे ऐसे करके इसको आप लिख सकते हैं। बाद है सेकंड पॉइंट, वो है सुलह कुल, एकीकरण का स्रोत। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से वीडियो भी थी इस पे, टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि सुलह कुल क्या है। सुलह कुल में क्या था, सभी धर्मों को स्वतंत्रता थी अपने अपने धर्म को मानने की और सभी धर्मों की इज्जत की जाती थी। तो ये सुलह कुल है। तो इससे आप खुद सोचो कि क्या इससे मुगल आदर्श बन रहा है? मुगल अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग थे, अगर उन सबके धर्मों को रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो सभी इन राजाओं को पसंद करेंगे, जैसे कि अकबर को करते थे और अकबर ने ही ये सुलह कुल शुरू किया था। तो सुलह कुल भी एक दूसरी हेडिंग बनेगी कि अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रभु शासन की आधारशिला बताता था। यानी अबुल फजल मानता था कि अच्छा शासन अगर चलाना है तो सुलह कुल हमें करनी चाहिए। सुलह कुल में यूँ तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वही बातें कि सभी धर्म अपने अपने धर्म को मान सकते थे, उनका प्रचार प्रसार कर सकते थे, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। तो सुलह कुल में आप लिखो, सुलह कुल का मतलब है पूर्ण शांति, सभी धर्मों को इज्जत दी जाती थी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, शर्त केवल एक थी कि वो आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तो सुलह कुल एक बहुत ही अच्छी नीति थी मुगलों की, जिससे कि उनकी छवि अच्छी बनी। तो दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे? सुलह कुल। अब ये सुलह कुल में ही बता दिया कि सभी के लिए शांति की नीति को लागू करना, ये सारा हमने पढ़ रखा है कि मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, ईरानी भी थे, तुरानी भी थे, राजपूत भी थे, ये सभी को पद दिए जाते थे, अच्छे अच्छे पुरस्कार दिए जाते थे। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटाया, 1564 में जजिया कर को हटाया। तो सभी के लिए शांति की स्थापना अकबर ने की, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यह पॉइंट है, ये भी इसी में है, जो सुलह कुल था उसी का एक पार्ट है कि सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यानी जो हिंदू मंदिर भी थे उनके लिए भी मुगलों ने दान दक्षिणा दिए हैं। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। तो लड़ाई झगड़े में भी जब मंदिर वगैरह तोड़ दिए जाते थे उसके बाद उनको ठीक भी करवाते थे मुगल बादशाह। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया था। तो मंदिरों को बनवाने के एग्जाम्पल हमें शाहजहां के टाइम पे और जो औरंगजेब है उसके टाइम पे मिलते हैं। जो लड़ाई झगड़े में मंदिर वगैरह तोड़ दिए जाते थे उनको दोबारा से ठीक करवाया जाता था। तो औरंगजेब जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जजिया कर को दोबारा लगा दिया था और बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़वाया था। पर फिर भी कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिसमें औरंगजेब ने भी मंदिरों के लिए दान दक्षिणा दी थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुगलों को अच्छा दिखाती हैं। तो ये वीडियो हमारी फिनिश होती है, सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर कोई बात नहीं, हमें सभी क्वेश्चंस को कवर करना था, इसीलिए मैंने लगातार आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।